हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा या खेती व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर दिया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में भूराजस्व के वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर 5 वर्ष का बंदोबस्त किया। इजारेदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स के काल में फिलिप फ्रांसिस ने दिया था, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया। क्लाइव व वारेन हेस्टिंग्स की भूराजस्व नीति के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा कि 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया। वह इसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त या स्तंभमारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया। तो हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जमींदारों को भूस्वामी माना जाए या नहीं, इसके बारे में सर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट में मतभेद था। जेम्स ग्रांट के अनुसार भूमि सरकार की है तथा जमींदार कर संग्रह करता मात्र हैं। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर बल दिया, जबकि जेम्स ग्रांट जमींदारों को भूस्वामी मानने के विरोध में था। अंततः कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सुझाव को स्वीकृति दी। अतः जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। ग्रांट 1765 ईस्वी में संग्रहित कर को आधार बनाना चाहते थे, जबकि जॉन शोर इससे सहमत नहीं थे। अंततः 1790-91 में संग्रहित कर को आधार बनाया गया। जॉन शोर यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए चाहता था, परंतु कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का पक्षधर था। अब हम ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रकार की भूराजस्व प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली भूराजस्व प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। स्वामी स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखना पड़ता था। वह शेष 10/11 हिस्सा कंपनी के पास जमा कराना पड़ता था। निर्धारित भूमि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा न कराने पर सूर्यास्त कानून द्वारा जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती थी। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाने से किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर हो गया। उन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। वह बहुत ज़्यादा लगान वसूल किया जाने लगा। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को 2 फायदे हुए। कंपनी की आय का निश्चित व स्थायी स्रोत हो गया। दूसरा लाभ हुआ कंपनी को जमींदार के रूप में कंपनी को एक वफादार वर्ग मिल गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामी पनपने लगे। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक जमींदार कलकत्ता में रहते थे तथा वे राजस्व वसूली का कार्य दलालों को सौंप देते थे।
बनारस में जोनाथन डंकन स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त आर.सी. दत्त ने स्थायी बंदोबस्त की अत्यधिक प्रशंसा की। उसके अनुसार यह भूमि व्यवस्था ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों में सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सफलतम कार्य है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भी स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। अब हम भूराजस्व व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। रैयत किसानों को कहा जाता था और किसानों से लगान के संबंध में कंपनी ने जो संबंध स्थापित किए, इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड को माना जाता है। सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया था। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के शेष भागों में एवं एल्फिंस्टन 1819 से 1827 ईस्वी के मध्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। इस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर एल्फिंस्टन था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भूक्षेत्र 51% भाग में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही भूमि के मालिक या स्वामी होते थे और वे स्वयं कुल उपज का 33 से लेकर 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करते थे। भूराजस्व के भुगतान के लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होते थे। इस व्यवस्था में लगान की ऊंची दरों के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंस गया। इस कारण किसान व महाजन में बाद में संघर्ष की स्थिति बन गई। इस व्यवस्था के दो प्रमुख दोष थे। पहला, अत्यधिक भूमि कर। किसानों से उनकी हैसियत के से भी ज़्यादा भूमि कर वसूल किया जाता था और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी उनके पास अनाज नहीं बचता था। दूसरी जो दोष था वो था भूमि कर की अनिश्चितता। कभी कभी किसानों से उनके कुल उपज का आधा भाग से भी ज़्यादा भूमि कर के रूप में वसूल कर लिया जाता था। चाहे अकाल की स्थिति हो, चाहे अन्य प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप उनकी अनाज का नाश हो गया हो, लेकिन कंपनी को एक निश्चित मात्रा में किसान के द्वारा भूमि कर देना अनिवार्य था। प्रिंगले 1824 से लेकर 1828 ईस्वी तक मुंबई का मुख्य निर्वाचन सर्वेक्षण अधिकारी था। उसने मुख्य उपज का 55% भूमि कर निर्धारित किया। प्रिंगले का सर्वे दोषपूर्ण था, अतः 1835 ईस्वी में विनगेट को बम्बई प्रांत का मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। बम्बई में नई रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन जी विनगेट ने लागू की। गोल्ड स्मिथ व डेविडसन ने भी इसका सहयोग किया। जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ बॉम्बे सर्वे सिस्टम के जनक माने जाते हैं। अब हम ब्रिटिश शासन में भूराजस्व की तीसरी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। इसे अवध में तालुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत में मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। इस व्यवस्था में संपूर्ण ग्राम अथवा महाल को भूराजस्व इकाई माना जाता था तथा गांव के लोग सम्मिलित रूप से भूराजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। गांव के लोग अपने मुखिया द्वारा निर्धारित समय के अंतर लगान अदा कर देते। महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम आगरा व अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग था।
महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने दिया तथा 1822 में रेगुलेशन 7 द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। होल्ट मैकेंजी ने पश्चिमोत्तर प्रांत, जिसमें आज पंजाब व उत्तर प्रदेश के राज्य शामिल हैं, में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक आर मार्टिन बर्ड थे। उन्होंने 1833 ईस्वी में मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। 1840 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर जेम्स थॉमसन ने मालवाड़ी व्यवस्था को उत्तरी पश्चिम प्रांतों में लागू किया। इसे थॉमसनियन बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मालवाड़ी व्यवस्था भी असफल रही, क्योंकि लगान निर्धारण अनुमान पर आधारित होने के कारण बहुत ज़्यादा था। भूराजस्व कुल अनुमानित उत्पादन का 66% तक वसूल किया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी। इस प्रकार हमने भूराजस्व वसूल करने की 3 व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भारतीयों के ऊपर आर्थिक शोषण किया गया था, उसमें कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय कृषि ढांचे को चौपट कर दिया। अत्यधिक भूराजस्व से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई तथा लगान के दबाव के कारण परंपरागत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे बिखर गया। नगद फसलों जैसे कि नील, गन्ना, जूट, कपास के उत्पादन को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हुआ। अब ग्रामीण आवश्यकताओं के स्थान बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन होने लगा। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी तथा किसानों की जमीन साहूकारों के हाथों में चली गई। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर के रूप में कार्य करने लगा। खाद्यान्नों के निर्यात के कारण अक्सर अकाल की स्थिति हो जाती थी। कृषि के वाणिज्यकरण से भारत में गरीबी एवं अकाल बढ़े, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ तथा शोषण आधारित श्रम संबंधों की शुरुआत हुई। धन्यवाद। शेष हम